For more online courses, download Vedasri Learning app. नमस्कार दोस्तों, वेदाश्री लर्निंग ऐप में मैं चंद्रमोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम बात करने जा रहे हैं संघीय मंत्रिपरिषद की। हमने बात करी थी राष्ट्रपति की, उसके बाद हमने देखा उपराष्ट्रपति को। अब हम बात करेंगे संघीय मंत्रिपरिषद की। हम जो अभी आपका चला रहे हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, हम धीरे धीरे हर चीज़ एक चीज़ को कवर कर रहे हैं। हमने पूरा जो संसद की प्रणाली है उसको समझा। उसके पश्चात हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं आज मंत्रिपरिषद की। और संघीय मंत्रिपरिषद कहने का मतलब है कि भैया जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स है, कहाँ के, सेंटर का जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स है उसकी हम बात करेंगे। जानेंगे प्रधानमंत्री के विषय में, जानेंगे मंत्रिमंडल के विषय में, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स के विषय में जानेंगे, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जानेंगे, जो मिनिस्टर्स के काउंसिल है उसके विषय में जानेंगे ये क्या क्या इनकी योग्यताएं हैं, किस प्रकार से इनका चयन किया जाता है, किनके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। इन सब बातों को हम समझते हुए चलेंगे, जहाँ से एग्जाम में आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो भी अनुच्छेद आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, जो भी आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर आपको बताते हुए चलूँगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, संघीय मंत्रिपरिषद। सबसे पहले हम देखेंगे भैया संघीय मंत्रिपरिषद जो है ये है क्या। देखिए, मैं अपने पुराने लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ, जहाँ पर हमने राष्ट्रपति की बात करी थी। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 53 में साफ साफ कहा गया है कि भैया जो भी कार्यपालिका की शक्ति है वो किसके अंदर निहित है, वो किस में समाई हुई है, वो समाई है राष्ट्रपति में। परंतु राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना नहीं कर सकता है। ये हम पीछे देख चुके हैं, हर एक तथ्य को हम राष्ट्रपति के चैप्टर में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 74 में कहा गया है, देखिए, राष्ट्रपति की सहायता तथा सलाह हेतु मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74 याद रखिएगा, यहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए और उसको सलाह देने के लिए, उसको एडवाइस करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसका प्रमुख कौन होगा। इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है, जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है, वो कौन है, वो है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब हमने बात करी मंत्रिपरिषद, तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, इसका मतलब क्या। देखिए, इसमें कौन कौन होता है इस मंत्रिपरिषद के अंदर, अभी आगे चलकर हम थोड़ा मतलब समझेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में और कैबिनेट मिनिस्टर के बीच में मतलब समझेंगे। देखिए, होता क्या है मंत्रिपरिषद के अंदर, क्या क्या चीजें हैं। मंत्रिपरिषद के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस राज्य मिनिस्टर्स प्लस उप मंत्री, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, ये तीनों को जब हम मिला दें आपस में तो क्या बनता है दोस्तों, आपका निकलता है मंत्रिपरिषद। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री यानी कि आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड आपका उप मंत्री यानी कि डेप्यूटी मिनिस्टर्स जो होते हैं, इन तीनों को अगर हम शामिल कर दें एक साथ तो पूरा का पूरा रूप क्या कहलाता है, मंत्रिपरिषद कहलाता है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल कहलाता है। अब ये आपका क्या है, मंत्रिपरिषद है। अगर मैं यहां पर बात करूं कैबिनेट की, केवल और केवल हम यहां पर कहें मंत्रिमंडल, हम बात करें केवल मंत्रिमंडल की कि भैया मंत्रिमंडल क्या है। फिर अगर मंत्रिपरिषद मतलब कैबिनेट मिनिस्टर प्लस राज्य मिनिस्टर प्लस उप मंत्री, तो मंत्रिमंडल मतलब क्या, तो मंत्रिमंडल केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है दोस्तों। कैबिनेट मंत्री जो होंगे ये मिलकर क्या बनाएंगे, मंत्रिमंडल बनाएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, मंत्रिपरिषद बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें आकार की, तो आकार में कौन बड़ा होता है। अगर हम साइज की बात करें, आकार की बात करें, संख्या की बात करें, तो आकार में बड़ा कौन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद है, क्योंकि इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, उप मंत्री भी हैं, तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मंत्रिपरिषद बना रहे हैं। तो आकार के हिसाब से बड़ा कौन, मंत्रिपरिषद, और छोटा मंत्रिमंडल। यदि अगर हम पावर की बात करें तो ज्यादा पावर किसके पास रहती है दोस्तों, अगर पावर की हम बात करें तो मंत्रिमंडल के पास मंत्रिपरिषद से ज्यादा पावर रहती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर शामिल हैं। जितनी भी पावर है अपनी, यहाँ पर क्या करा जाता है, उन पावरों का यूज किया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। तो मंत्रिमंडल के पास थोड़ी ज्यादा पावर देखने को मिलती है मंत्रिपरिषद से, ठीक है दोस्तों। राज्य मंत्री का काम क्या है, राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उनकी सहायता के लिए रखे जाते हैं। जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे उनको एक विभाग दिया जाएगा, एक मंत्रालय दिया जाएगा। जिनके पास मंत्रालय है वो कैबिनेट मंत्री हैं। तो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं
और इन दोनों की सहायता के लिए कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री, इन दोनों की सहायता के लिए उप मंत्री को यानी कि डेप्यूटी मिनिस्टर को रखा जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, हमने यहाँ पर बात करी, देखिए मंत्रिपरिषद की। इसके आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिकल 75 का जो क्लॉज 1 है उसमें साफ साफ कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के चैप्टर में मैं इस पॉइंट को क्लियर कर चुका हूं, यहां फिर से हम समझते हुए चलते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा राष्ट्रपति के परामर्श से, राष्ट्रपति की सलाह पे प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति हो जाएगी तो प्रधानमंत्री एक लिस्ट देगा राष्ट्रपति को, उसमें सारे मंत्रियों के नाम लिख के देगा कि सर आप एक काम करिए, ये जो मंत्री हैं, ये विभाग है, इनको क्या कर दीजिए, नियुक्त कर दीजिए। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा दोस्तों? उन अन्य मंत्रियों को नियुक्त कर देगा। ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति क्या है? एक नाम मात्र का मंत्री है, और जो प्रधानमंत्री है नाम मात्र का आपका क्या है? प्रधान है, और जो प्रधानमंत्री है वास्तविक प्रधान है। सरकार का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया सरकार का प्रमुख कौन है, तो सरकार का प्रमुख कौन है? सरकार का प्रमुख है आपका दोस्तों कौन? प्रधानमंत्री। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, परंतु नाम मात्र का और वास्तविक प्रधान अगर हम कहें तो वो निकलेगा प्रधानमंत्री, क्योंकि सारी शक्तियों का प्रयोग कर कौन रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर। वो बात अलग है कि राष्ट्रपति को सारी शक्तियां दी गई हैं, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से क्या नहीं कर सकता है? कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन है? आपका प्रधानमंत्री है। तो वास्तविक प्रधान कार्यपालिका का आपका कौन? प्रधानमंत्री, और नाम मात्र का प्रधान आपका राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को, बहुत बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या योग्यता रहेंगी, क्या अर्हताएं रहेंगी किसकी? मंत्री बनने की। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो जरूरी नहीं है कि वो सदन का क्या हो, कि संसद के किसी सदन का क्या हो? सदस्य हो। सदस्य होना आवश्यक नहीं है। जो भी मंत्री बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा, तो देखिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है या मंत्री बनाना है या प्रधानमंत्री बनाना है, तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा से ही हो। कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य है वो मंत्री बन सकता है। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि आपका जो मंत्रिमंडल का चयन किया जा रहा है, जो मंत्री चुने जा रहे हैं, वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं और लोकसभा से भी हो सकते हैं। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, सर अगर कोई मंत्री, कोई व्यक्ति जिसको मंत्री बनाना है वो लोकसभा का सदस्य भी नहीं है और राज्यसभा का सदस्य भी नहीं है, तो क्या अब वो व्यक्ति मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है? क्या वो मंत्री बन सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, वो मंत्री बन सकता है। देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो संसद के ना राज्यसभा का सदस्य है ना लोकसभा का सदस्य है, वो मंत्री बन सकता है, परंतु याद रखिएगा, परंतु उसे 6 महीने के अंदर, क्या? परंतु उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर या तो राज्यसभा की या फिर लोकसभा की सदस्यता लानी होगी, सदस्यता ग्रहण करनी होगी। जब उसको मंत्री बनाया गया उस समय पे ना तो राज्यसभा का सदस्य था ना ही वो लोकसभा का सदस्य था, परंतु उसको मंत्री बना दिया गया। पर इसके पीछे शर्त क्या है? आप मंत्री तो बन जाएंगे, परंतु मंत्री आपको जब बनाया गया तो उसके 6 महीने के अंदर आपको या तो लोकसभा की या फिर राज्यसभा की, यानी कि संसद के किसी भी सदन की क्या लानी पड़ेगी? सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। यदि 6 महीने के अंदर आप ना लोकसभा के सदस्य बन पाते हैं ना ही राज्यसभा के सदस्य बन पाते हैं, तो आपको अपने इस मंत्री के पद से क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। आप उसके बाद मंत्री के पद में नहीं रह सकते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री भी राज्यसभा से चुना जा सकता है या फिर लोकसभा से चुना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इंदिरा गांधी सबसे पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो राज्यसभा के सदस्य थे ना कि लोकसभा की। दूसरा एग्जाम्पल मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से चुनकर के आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, राज्यसभा के सदस्य थे, और असम से इनको चुनकर भेजा था, असम राज्य की राज्यसभा से इनको चुनकर भेजा था। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। तो प्रधानमंत्री याद रखिएगा, राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है। सेम मंत्री का भी लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। यदि दोनों में से कहीं की सदस्यता भी नहीं है तो आप बन सकते हैं मंत्री, परंतु 6 महीने के अंदर आपको क्या लानी है? सदस्यता लेकर आनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
शपथ कौन दिलाएगा मंत्रिपरिषद को? तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री को भी और सारे अन्य मंत्रियों को भी राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मंत्रियों के प्रकार पूछेगा, भैया मंत्रियों के प्रकार कितने हैं? तो आप याद रखिएगा 3 प्रकार हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो मैंने अभी आपको बताया, राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरा आपका उप मंत्री डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों। अब इनकी अगर हम बात करें कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री वो मंत्री हैं जिनको कोई विभाग दिया गया हो, कोई मंत्रालय दिया गया हो, वो क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं। और यही कैबिनेट मंत्री मिलकर क्या बनाते हैं? मंत्रिमंडल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री को रखा जाता है। किसकी सहायता के लिए दोस्तों? कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री को रखा जाता है, अपॉइंट किया जाता है। और राज्य मंत्री जो हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बहुत बार आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा। राज्य मंत्री कितने प्रकार के हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके स्वतंत्र प्रभार के, एक है आपका स्वतंत्र प्रभार। ठीक है दोस्तों। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री कौन होंगे? जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम नहीं करते हैं। देखिए उनके नाम में क्या लिखा है? स्वतंत्र प्रभार। यानी क्या है? वो स्वतंत्र हैं, फ्री हैं अपने काम करने के लिए, फ्रीली वो काम करते हैं। तो जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं, 2 प्रकार के राज्य मंत्री होते हैं। पहले हैं स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार के जो राज्य मंत्री होंगे वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम नहीं करते हैं। और दूसरा कौन होते हैं आपके? जो स्वतंत्र प्रभार के नहीं होते हैं। बिना स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के नहीं। ये मंत्री कौन होंगे? जो वे राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री नहीं हैं, वो किसके अंडर काम करेंगे दोस्तों? कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करेंगे। याद रखिएगा इस पॉइंट को। राज्य मंत्री 2 प्रकार के, स्वतंत्र प्रभार के जो किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम नहीं करेंगे, और दूसरे हैं जो स्वतंत्र प्रभार जिनको नहीं मिला होता है, वो क्या करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर रहकर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 2 हमने राज्य मंत्री देखने को मिले। अच्छा, इसके बाद देखिए उप मंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर। तो डेप्यूटी मिनिस्टर कौन होते हैं? डेप्यूटी मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अंतर क्या है देखिए, जब भी कैबिनेट की बैठक होगी, मंत्रिमंडल की जब बैठक होगी, तो उसमें राज्य मंत्री भाग नहीं लेते हैं और उप मंत्री भी भाग नहीं लेते हैं। कैबिनेट की बैठक में केवल और केवल कौन भाग लेगा दोस्तों? कैबिनेट मंत्री भाग लेंगे, केवल और केवल कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री कब भाग लेगा? जब राज्य मंत्री को बुलाया जाएगा। मान लीजिए कि भैया रक्षा राज्य मंत्री थे, तो रक्षा राज्य मंत्री को कोई काम सौंपा गया, तो उनको जो काम सौंपा गया उससे संबंधित अगर कोई बात चल रही है मीटिंग में, तब उनको बुलाया जाएगा, और जब उनसे बातचीत हो जाएगी तो उनको वापस भेज दिया जाएगा। जरूरत पड़ने में बुलाया जाएगा किसके द्वारा? कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा। अगर जरूरत पड़ी तो बुलाया जाएगा राज्य मंत्री को, अन्यथा राज्य मंत्री और उप मंत्री कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, अब बात करें इस कैबिनेट शब्द की, तो देखिए जो हमारा संविधान है, जो हमारा मूल संविधान है, तो वहां पर कैबिनेट नाम का कोई शब्द नहीं दिया गया था। 44th अमेंडमेंट 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या शब्द जोड़ा गया? कैबिनेट शब्द जोड़ा गया था। और कौन सा आर्टिकल में? 352। जब मैंने आपको आर्टिकल 352 के विषय में पढ़ाया था, 352, 356, 360 मैं आपको पढ़ा चुका हूं राष्ट्रपति में, तब मैंने आपको आर्टिकल अमेंडमेंट 44 1978 के बारे में बताया था। आपको मैंने बोला था कि आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया, सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। इसके पश्चात मैंने बोला था कि भैया पहले क्या होता था कि प्रधानमंत्री मौखिक रूप से राष्ट्रपति से कहता था आपातकाल लगाने के लिए, और राष्ट्रपति आपातकाल लगा देता था। कैसे? खाली प्रधानमंत्री के कहने पर। परंतु 44th अमेंडमेंट 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत एक प्रावधान लाया गया और कहा गया कि भैया अब जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये लोग क्या करेंगे? लिखित तौर पर प्रधानमंत्री के साथ लिखित तौर पर लिख कर देंगे, अपनी सहमति देंगे, तब जाके लिखित रूप में जब राष्ट्रपति को मिलेगा तो आपातकाल लगेगा। तो यहीं पर ही क्या करा गया था? 44th अमेंडमेंट 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 में कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया। याद रखिएगा, हमारे मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा, इसके बाद हमने बात करी मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों के प्रकार क्या क्या थे? ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जो विधायिका है, जो कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है आपका मंत्रिपरिषद, इसका प्रमुख कौन है? आपका प्रधानमंत्री है। तो जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रियों के बीच में और राष्ट्रपति के बीच में
क्या काम करता है? पुल का काम करता है। राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच में क्या करता है? पुल का काम करता है। मंत्री परिषद के जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी उनकी कार्यवाही होती है, उस कार्यवाही को राष्ट्रपति तक पहुंचाना, राष्ट्रपति को उस कार्यवाही के विषय में बताना, उसको उस कार्यवाही के विषय में अवगत कराना, ये काम किसका है दोस्तों? ये काम है प्रधानमंत्री का। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच में सेतु का या पुल का काम कौन करता है, तो आप आंसर देंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने बात करी, देखिए मंत्री परिषद, मैंने आपको बोला मंत्रियों के बीच में और राष्ट्रपति के बीच में कौन पुल का काम करेगा? प्रधानमंत्री का पुल का काम करता है। और ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, इन तथ्यों को पहले भी दे चुका हूं आपको, जब हमने राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ा था। अच्छा, बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि सर प्रधानमंत्री बनेगा कौन? पीएम की नियुक्ति आपने बोला राष्ट्रपति कर रहा है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो भैया बात यह है कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन? तो दोस्तों लोकसभा में या फिर जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, तो जो भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त करता है, जिसको पूर्ण बहुमत मिलता है, जिस दल को, जिस पार्टी को, उनका जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। यदि अगर किसी भी पार्टी को या किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक अनुसार, अपने विवेक के अनुसार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करेगा, जो व्यक्ति भविष्य में बहुमत सिद्ध करने का क्या रखता हो? विश्वास रखता हो, जो भविष्य में बहुमत सिद्ध करने का वादा करता हो। किससे दोस्तों? राष्ट्रपति से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कार्यकाल की, कि भैया मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना रहता है। तो देखिए मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है, इसके विषय में संविधान में कुछ एग्जैक्ट समय नहीं दिया गया है, यानी कि ये संविधान के अनुसार कोई निश्चित नहीं है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है, परंतु जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता रहेगा मंत्रिपरिषद को, ये अपने किस में रहेंगे? कार्यकाल में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार देखिए, जब तक लोकसभा है, जिसकी 5 साल में लोकसभा चेंज होती रहती है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो हर 5 साल में क्या होता है? मंत्रिपरिषद चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, तो मंत्रिपरिषद क्या है दोस्तों? इसके लिए एग्जैक्ट कोई प्रावधान नहीं दिया गया है संविधान में, कोई निश्चित नहीं है, परंतु जब तक लोकसभा का इनको विश्वास प्राप्त होगा, ये अपने कार्यकाल में रहेंगे। और मैक्सिमम क्या रहता है दोस्तों? 5 साल के लिए लोकसभा अपने कार्यकाल में रहती है। और दूसरा देखिए, जब भी कोई मंत्री होता, प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार, प्रधानमंत्री के अनुसार वो क्या करता है दोस्तों? किसी भी कैबिनेट में रहता है। यदि प्रधानमंत्री को लगता है कि भैया कोई कैबिनेट मिनिस्टर है जिसको कैबिनेट हमने दिया है, उससे कैबिनेट ले लेना चाहिए या कैबिनेट में फेरबदल कर देनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री इसकी पावर रखता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ये कार्य करता है। प्रधानमंत्री चाहे तो किसी से कैबिनेट ले सकता है, कैबिनेट में फेरबदल कर सकता है। जैसा कि हाल ही में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है दोस्तों? अपने कैबिनेट में फेरबदल करी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, और दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पर विश्वास प्राप्त होने की। तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट लेके आ जाता है हमारे लोकसभा में जब किसी भी मंत्री के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाया जाता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और यदि कैबिनेट के मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री के खिलाफ उसे पास कर दिया जाए विपक्ष के द्वारा, तो पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे प्रस्तावों की, अविश्वास प्रस्ताव की, विश्वास प्रस्ताव की, निंदा प्रस्ताव की, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की, तो वहां पर हम इसको अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप याद रखिए, कार्यकाल निश्चित नहीं है, संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं दिया गया है, परंतु जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, ये अपने कार्यकाल में रहते हैं। और मैक्सिमम क्या रहता है दोस्तों? जैसा कि हमारा प्रावधान है कि हर 5 साल में लोकसभा चेंज होती है, तो मंत्रिपरिषद भी चेंज होती है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री के अनुसार कैबिनेट में फेरबदल हो सकती है, कैबिनेट में किसी कैबिनेट मिनिस्टर को हटाया जा सकता है, किसी को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें इनके आकार की, कि भैया मंत्रिपरिषद का आकार कितना रहेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में स्टार बना लीजिए एग्जाम के लिए। हमने बात करी मंत्रिपरिषद की, हमने बोला कैबिनेट मिनिस्टर होंगे उसमें, यानी कि और आपका राज्य मंत्री होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उप मंत्री होंगे, डेप्यूटी मिनिस्टर होंगे, और खाली मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। तो सर इनकी संख्या कितनी होगी? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने सदस्यों को मंत्री बनाया जाए, कितने व्यक्तियों को मंत्री का पद दिया जाए? तो देखिए, मूल संविधान में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया, ऐसी कोई भी बात नहीं दी गई है, ऐसा कोई भी ढांचा प्रदान नहीं किया गया है मूल संविधान में। परंतु याद रखिएगा, 91वें संविधान संशोधन 2003, 91 अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से 91वें संविधान संशोधन 2003 से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। ठीक है दोस्तों, हो क्या रहा था? देखिए तो दोस्तों, कि जो आपकी सरकारें थी, जो किसी भी दल का जब बहुमत सिद्ध हो रहा था, वो अपनी सरकार बना रही थी, तो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बहुत सारे व्यक्तियों को क्या दे दिया जा रहा था? मंत्रियों का पद दे दिया जा रहा था। जिस मंत्रालय की आवश्यकता नहीं है, उन मंत्रालयों का भी गठन किया जा रहा था। इन सबको ध्यान में रखते हुए
91वां संविधान संशोधन 2003 91 अमेंडमेंट 2003 कराया गया और इस अमेंडमेंट के तहत यह बात कही गई कि भैया जो आपका मंत्री परिषद होगा, जो आपके मंत्री होंगे, उनकी संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और इस संख्या में प्रधानमंत्री भी शामिल है। प्रधानमंत्री को शामिल कर कर आपके जितने भी मंत्री हैं उनकी संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और कौन सा अमेंडमेंट से डिसाइड करा गया? 91 अमेंडमेंट 2003, ये इनका आकार है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि भैया सामूहिक उत्तरदायित्व है क्या मंत्रिपरिषद का। तो देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व जहां पर मैं बात करता हूं तो यहां पर बात करी जाएगी कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। कहीं पर लिखा जाता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, कहीं आपको लिखा जाता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस कन्फ्यूजन को खत्म करते हुए इस चीज़ को समझते हैं। पहली बात, सामूहिक रूप से अगर मैं मंत्रिपरिषद की बात करूं, यानी कि पूरे एक ग्रुप की बात करूं मंत्रिपरिषद के, तो वो किसके प्रति जिम्मेदार है दोस्तों? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। यदि व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं, अगर केवल एक व्यक्तिगत रूप से बात करूं मंत्री की, तो वो किसके प्रति जिम्मेदार है? राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार है। सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत रखा गया है हमारे मंत्रिपरिषद के लिए, इसका अर्थ क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व कहने का मतलब कि जब लोकसभा में मंत्रिपरिषद अपना कार्य करती है तो वहां पर हम किसी एक मंत्री की बात नहीं करते हैं, वहां पर एक मंत्री मतलब सारे मंत्री की बात करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक मंत्री ने कोई असंवैधानिक कार्य किया और विपक्ष द्वारा उसके लिए क्या लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यदि वो मंत्री दोषी करार होता है तो केवल उस मंत्री को त्यागपत्र नहीं देना पड़ेगा, बल्कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी दोस्तों? खत्म हो जाएगी, भंग हो जाएगी। ये क्या है? आपका सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करी गई है। लोकसभा में हम किसी एक मंत्री की बात नहीं करते हैं। यदि एक मंत्री की बात करने का मतलब, एक मंत्री मतलब सारे मंत्री को एक साथ बात करी जाती है। मैं आपको पहले भी बताया कि अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और वो पास हो गया तो सारा का सारा मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा दोस्तों? खत्म हो जाएगा, भंग हो जाएगा। यह है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ये समझिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व? लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से कहें तो नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है दोस्तों? व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है आपका ये राष्ट्रपति के। अच्छा, कार्यप्रणाली की बात करें, इनकी कार्यप्रणाली क्या होती है? तो देखिए, इनकी जो बैठक होती है किसकी? कैबिनेट की। पीछे मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि भैया जो कैबिनेट की बैठक होती है केवल कैबिनेट मिनिस्टर भाग लेते हैं, राज्य मंत्री उपमंत्री भाग नहीं लेते हैं। तो हफ्ते में एक बार, यानी कि सप्ताह में एक बार बैठक की जाती है। परंतु यदि प्रधानमंत्री को लगे कि हमें बैठक ज़्यादा करनी चाहिए तो प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी समय कैबिनेट की बैठक बुला सकता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री क्या है दोस्तों? मंत्रिपरिषद का प्रधान है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है। जब कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? उसकी अध्यक्षता करेगा प्रधानमंत्री। यदि प्रधानमंत्री प्रेजेंट नहीं है तो प्रधानमंत्री के कहने पर जो भी वरिष्ठ सदस्य होगा प्रधानमंत्री के बाद, वो क्या करेगा? कैबिनेट की बैठक करेगा। अच्छा, निश्चित कोरम नहीं, यानी कि न्यूनतम संख्या की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है? एक कोरम चाहिए। अगर वो कोरम नहीं है तो सदन की कार्रवाई नहीं चलती है। कहने का मतलब कि मान लीजिए, कोरम का अर्थ कि मान लीजिए 50 बच्चों की क्लास थी, तो कम से कम जब तक 10 बच्चे नहीं आएंगे क्लास नहीं चलाई जाएगी। इसे कहा जाता है कोरम, यानी कि न्यूनतम संख्या, सदस्यों की न्यूनतम संख्या। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि भैया अगर इतने कैबिनेट मिनिस्टर, कम से कम इतने कैबिनेट मिनिस्टर अगर मीटिंग में नहीं आए तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, मीटिंग नहीं चली जाएगी। तो कोरम का कोई भी यहाँ पर सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। ये इनकी कार्यप्रणाली थी। अच्छा, आगे बात करते हैं। देखिए, जब भी कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद जब कोई डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन कैसे लिया जाता है दोस्तों? वो डिसीजन लिया जाता है सर्वसम्मति से, यानी कि सबकी सम्मति ली जाती है, सबकी सहमति ली जाती है। उसके पश्चात किसी बिल में, किसी भी विषय में डिसीजन लिया जाता है। यदि सर्वसम्मति नहीं बनी तो जरूरी नहीं है कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स अपनी सहमति दें। यदि अगर सर्वसम्मति नहीं बनती है, सारे कैबिनेट मिनिस्टर में सहमति नहीं बनती है, तो फिर डिसीजन कैसे लिया जाता है दोस्तों? बहुमत के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। फिर कैसे लिया जाएगा कि मान लीजिए 10 मंत्री थे तो सर्वसम्मति मतलब कि 10 के 10 ने अपनी सहमति दे दी। परंतु यदि मान लीजिए 3 जो मंत्री थे वो अपनी सहमति देने से मना कर रहे थे,
तो बहुमत देखा जाएगा, यानी कि 7 मंत्रियों ने हाँ कहा है, ज़्यादा मंत्रियों ने हाँ कहा है, तो बहुमत से उस बिल को पास किया जाएगा, उस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा। यदि यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, यदि कोई मंत्री ये बहुमत से आए हुए डिसीजन को मानने से मना कर देता है अपनी, फिर भी वो कहता है कि भैया मैं इस निर्णय को नहीं मानता, तो क्या होगा, तो उस मंत्री को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। उस मंत्री को उस मंत्री को पद से हटा दिया जाएगा। क्या हमारे पहले कभी ऐसा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हुआ है। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, केसी नियोगी, आपका मिस्टर मथाई और आपका मिस्टर श्री देशमुख, ये कुछ ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनका क्या हुआ था, अपने मंत्रिमंडल का जो डिसीजन था, इन्होंने उनके डिसीजन को मानने से मना कर दिया था और क्या दे दिया था, मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप सबने नाम सुना होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। केसी नियोगी जी, इन्होंने क्या किया था, मंत्रिमंडल के निर्णय से ये खुश नहीं थे, मंत्रिमंडल के निर्णय को नहीं माना और नहीं मानने के कारण क्या देना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। तो याद रखिएगा, सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है, सर्वसम्मति ना बने तो बहुमत से लिया जाता है। अगर इस बहुमत को मंत्री ना माने तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। हमने प्रधानमंत्री की बात करी, मंत्रिमंडल की बात करी, अब बात करते हैं उप प्रधानमंत्री की, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की। तो पहली बात दोस्तों अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री नाम की कोई भी चीज नहीं दी गई है। उपराष्ट्रपति हमारे संविधान में उल्लेख है, परंतु उप प्रधानमंत्री या फिर आपको उप मुख्यमंत्री जैसे कोई भी पद हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। संविधान में कोई भी इसका उल्लेख नहीं है। तो सर ये पद कहां से आया? तो जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने राजनीतिक गठबंधन को निभाने के लिए क्या करा, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस पद को बना दिया, इस पद का निर्माण कर दिया। मान लीजिए कि भैया हमारी पार्टी में कोई बड़ा नेता था, उसको कोई पद नहीं मिला, तो उसको खुश करने के लिए क्या दे दिया, उप प्रधानमंत्री का पद दे दिया। किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई तो अन्य दल का जो नेता था उस उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया। तो ये क्या है, देखिए ये क्या है, शुद्ध रूप से क्या है, एक राजनीतिक पद है, ना कि संवैधानिक पद है। कैसा पद है? राजनीतिक पद है, क्योंकि राजनीति के तहत, राजनीतिक गठबंधनों के तहत, राजनीतिक दलों के द्वारा इस पद को बनाया गया है। तो ये कैसा पद होगा दोस्तों? एक राजनीतिक पद होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि उप प्रधानमंत्री किस प्रकार का पद है, तो आप आंसर देंगे एक राजनीतिक पद है, ना कि संवैधानिक पद है, क्योंकि संविधान में इस पद का कहीं पर भी उल्लेख नहीं करा गया है। नेक्स्ट देखिए, कुल कितने व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बना चुके हैं अभी तक, उप प्रधानमंत्री? तो अभी तक कुल 8 व्यक्ति क्या बन चुके हैं दोस्तों, उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मंत्रिपरिषद ने के द्वारा 7 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है, परंतु आपका दोस्तों 1979 में जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो मोरारजी देसाई ने अपनी सरकार में चौधरी चरण सिंह, इनको ज्येष्ठ यानी कि बड़ा उप प्रधानमंत्री बनाया था, और जगजीवन राम को कनिष्ठ यानी कि छोटा क्या बनाया था, उप प्रधानमंत्री बनाया था। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा तो 7 को बनाया गया है अभी तक, लेकिन बन कितने चुके हैं? 8 व्यक्ति हैं ऐसे हैं जो क्या बन चुके हैं, आपका उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब मोरारजी देसाई की सरकार थी 1979 में, तो उन्होंने 2 उप प्रधानमंत्री बनाए थे, एक चौधरी चरण सिंह और दूसरा जगजीवन राम। इसके पश्चात दोस्तों देवीलाल जो थे, देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यदि इस प्रकार से कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, अमूमन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी यदि एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि देवीलाल ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या बन चुके हैं, 2 बार उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगर बात करें सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बना, तो याद रखिएगा यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्वतंत्रता के पश्चात जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। इसके साथ साथ एक गृह मंत्री का पद इन्होंने संभाला था। तो सबसे पहले हमारे देश के उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 से 1950 तक, यानी कि 1947 से 1950 तक इन्होंने उप प्रधानमंत्री का कार्य संभाला था। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बात करी दोस्तों यहाँ पर क्या, संघीय मंत्रिपरिषद को हमने जाना, इनकी कार्यशक्ति को जाना, इनकी योग्यता को जाना, इनका क्या क्या संबंध है लोकसभा से, क्या किस प्रकार से राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, इन सारे तथ्यों को हम जानते हुए चले। तो ये उम्मीद है कि आपको जो हमारा चैप्टर था आज का संघीय मंत्रिपरिषद का, वो बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ उसको पूरे ध्यान से पढ़िए, पूरे विश्वास के साथ पढ़िए और जुट जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि जल्दी ही आपके क्या होने हैं, बहुत सारे एग्जाम आपके सामने हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। For more online courses, download Vedasri Learning app.